हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएसएच। आज हम बीपीएससी 109 का यूनिट नंबर 12 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो हम अप्रोचेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा मॉडर्नाइजेशन और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच का। तो इसको पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि मिड 20th सेंचुरी में एमर्ज होता है, और ये फोकस करता है कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि पॉलिटिकल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस और उनके जो आउटकम्स निकल रहे हैं वो कैसे किसी भी पॉपुलेशन के बिहेवियर को सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल एक्टर्स की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर उन फैक्टर्स की बात की जाती है जिनकी वजह से किसी भी एक पॉपुलेशन का पॉलिटिकल बिहेवियर को यहाँ पर शेप किया जाता है। By focusing on structures and systems, it provides valuable insights into the forces that shape political behavior। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को फोकस किया जाता है। ठीक है, अब इससे हमें कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं कि कैसे कुछ फोर्सेस जो हैं वो किसी भी पॉपुलेशन के पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करती हैं। ठीक है, और उनके आउटकम्स क्या क्या निकलते हैं। तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन है। अब उसके बाद जो मेन प्रोपोनेंट है स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच के, वो है बैरिंगटन मोर। ठीक है, जो 1966 में एक बुक लिखते हैं जो कि है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कौन कौन से क्लास कन्फ्लिक्ट से यहाँ पर आई है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में ये देखा जाता है कि कौन कौन सी क्लास में जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एज इट हाईलाइट्स हाउ इकोनॉमिक एवोल्यूशन इफेक्ट्स क्लास और सोशल कन्फ्लिक्ट। अब इसमें इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है और ये हाईलाइट किया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक एवोल्यूशन की वजह से क्लास कन्फ्लिक्ट यहाँ पर इफेक्ट होता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में हमें ये बताया जाता है कि जो सिस्टम्स हैं, जो स्ट्रक्चरल्स हैं, वो कैसे किसी के पॉलिटिकल बिहेवियर को जज करते हैं, और स्ट्रक्चरलिस्ट कैसे क्लास कन्फ्लिक्ट के चलते डेमोक्रेटाइजेशन के पीरियड को देखते हैं। ठीक है, यानी अगर क्लास सही से रह रही है, जहाँ कोई भी कंट्री है वहाँ पर सारी कास्ट क्लास के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं और वहाँ पर डेमोक्रेसी है, तब तो सही है। पर वहीं जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि ऐसे कौन से कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो क्लास हैं उनमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। ठीक है, उनमें फैक्शंस बनने लगते हैं अलग अलग तरीके के। कोई यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल को प्रेफर करता है, कोई डेमोक्रेसी को प्रेफर करता है। तो ये सब यहाँ स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म को हम ग्रास रूट लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से यूज तो कर सकते हैं, पर इसकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इसमें जो पावर होती है बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज होती है। ठीक है, हम इसको स्टैटिक वे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू हिस्टोरिकल चेंज। अब जो स्ट्रक्चरलिज्म है यहाँ पर हिस्टोरिकल चेंज को इंपॉर्टेंस देता है। हमने ऊपर देखा कि क्लास कन्फ्लिक्ट को यहाँ पर अपना एक फाउंडेशन मानता है कि क्लास कन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। तो इसीलिए यहाँ पर हिस्टोरिकल चेंज को इंपॉर्टेंस मिलती है लॉन्ग टर्म में। पर ये अनेबल होता है एक्सप्लेन करने में कि कैसे जो सडन डेमोक्रेटाइजेशन है फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज में, जो कि ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में, वो हुआ कैसे। ठीक है, जैसे कि सोवियत रिपब्लिक्स, सेंट्रल यूरोप, इन सभी देशों में एकदम से डेमोक्रेटाइजेशन का पीरियड आया कहाँ से। इनमें तो कोई क्लास कन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिला, तो स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पर फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन अप्रोच। अब जो ट्रांजिशन अप्रोच है उसको हम ट्रांजिस्टोलॉजी और एजेंसी अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे एक प्रोसेस के जरिए
एक नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम एक डेमोक्रेटिक रेजीम में ट्रांजिस्ट करती है। ट्रांजिशन अप्रोच ये आर्ग्यू करती है कि जो डेमोक्रेसी है इज अ क्रिएशन ऑफ कमिटेड एंड कॉन्शियस एक्टर्स। अब इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रांजिशन अप्रोच जो ये कहती है कि जो डेमोक्रेसी है वो जागरूक जो नागरिक होते हैं उनकी क्रिएशन है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मॉडर्नाइजेशन स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पर ये नहीं चलता। ठीक है, ये उन लोगों की वजह से क्रिएट होती है जो कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हों। ठीक है, अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेसी में जाने के लिए तैयार हों। ठीक है, उसके बाद जो एडवोकेट्स होते हैं ट्रांजिशन अप्रोच के, वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फैक्टर्स को देते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल आउटकम्स को डिटरमाइन करने में। पर ट्रांजिशन अप्रोच में ये माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कॉन्शियस एक्टर्स का रोल बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वही डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाते हैं। पर इसको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन अप्रोच होती है वो एलाइट्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा फेवर करने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीवेरिएट मॉडल। अब मल्टीवेरिएट मॉडल ये आर्ग्यू करता है कि कोई एक फैक्टर नहीं है किसी भी डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस में। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे कि जो लिपसेट हैं वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को मानते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो वहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। उसके बाद डी टॉकवेल कहते हैं कि सोशल इक्वालिटी सेंट्रलिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, इन सभी जो फैक्टर्स हैं उनके वजह से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। वेबर का मानना है कि लेजिटिमेसी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेमोक्रेटाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहीं जो रॉबर्ट डाल हैं वो 1998 में अपनी बुक ऑन डेमोक्रेसी में कुछ तीन एसेंशियल फैक्टर्स बताते हैं डेमोक्रेटाइजेशन के। सबसे पहला होता है सिविलियन कंट्रोल ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, जो भी पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस हों उन पर सिविलियन कंट्रोल हो। ठीक है, आगे आता है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेमोक्रेटिक बिलीफ्स। उसके बाद आता है नो स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंट्रोल हॉस्टाइल टू डेमोक्रेसी। अब ये जो तीन फैक्टर्स हैं, सबसे पहला इसमें आता है कि जो भी पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस हैं उन पर सिविलियन कंट्रोल हो, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर वेल डिफाइंड हो, डेमोक्रेटिक बिलीव्स को यहाँ पर फॉलो किया जाता हो, और उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री पे। तो इन सभी फैक्टर्स से जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से वर्क कर सकता है। उसके बाद जो लैरी डायमंड और अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स देते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल कल्चर, लीडरशिप, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो देखा जाता है। पर जो प्रॉब्लम है इस मॉडल से वो ये है कि इन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जाता है। कि हमें ये तो बता दिया जाएगा कि इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, पर इन इंटरनेशनल फैक्टर्स में कौन कौन से डोमेन्स आते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से जो है वो लोग काम करते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड रह जाते हैं। ठीक है, और ये एक ना एक तरीके का हाइपोथेसिस बन जाते हैं, और इसीलिए किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर किसी भी फैक्टर को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ एक कंट्री है इसमें किसी ना किसी एक जो फैक्टर है उसकी जो है वो भागीदारी रही होगी, उसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी आई। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ यही फैक्टर है जिसकी वजह से एक नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम में डेमोक्रेसी आई है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनेशनल फैक्टर्स पे। अब ये हमारे लिए कहना डिफिकल्ट होगा कि डेमोक्रेटिक जो ट्रांजिशन होता है उसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स तो काम करते ही हैं, पर साथ ही साथ डेमोक्रेटाइजेशन के पीरियड में इंटरनेशनल फैक्टर्स का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। जो लिंकेज होती है डेमोक्रेटिक, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स में, उन्हीं से ही जो डेमोक्रेटाइजेशन है उसको हम अचीव करते हैं।
तो जो लॉरेंस वाइटहेड हैं वो तीन तरीके के इंटरनेशनल फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहला आता है कंटेजियन। अब कंटेजियन का मतलब ये होता है स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी एक बड़ी कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, अब उसके जो आइडियाज हैं वो दूसरे दूसरे कंट्रीज में स्प्रेड होंगे, वो कंट्रीज उन आइडियाज को फॉलो करेगी, डेवलपमेंट करेगी। तो ये हो गया कंटेजियन कि दूसरी कंट्रीज के आइडियाज को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करके जो हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं कंटेजियन। सेकंड आता है कंट्रोल, जहाँ पर एक जो कंट्री है, एक्सटर्नल पावर्स हैं, वो किसी भी एक कंट्री की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने लगे, ठीक है, जिससे जर्मनी, जापान, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएस था मेनली इन सभी को कंट्रोल करता था। और रिसेंटली इन इराक एंड अफगानिस्तान वे डेमोक्रेसी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो यूएस है वो कंट्रोल करता है। थर्ड आता है कंसेंट। अब कंसेंट मतलब एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ सहमति बना ले, ठीक है, कंसेंट ऑपरेट करे कि दोनों की सहमति से हम यहाँ पर इंटरनेशनल फैक्टर्स की मदद से डेमोक्रेसी ला रहे हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करें यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को। उसका एक प्राइम एग्जांपल निकलने को मिलता है, एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएस था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, ठीक है। अब क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है यूएस के बहुत ज़्यादा पास हैं, ठीक है, अब इन कंट्रीज में अगर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता तो यूएस को खतरा लगने लगता। इसी को काउंटर करने के लिए यूएस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है, ताकि जो उसके इंटरेस्ट है वो थ्रेटन ना हो। वॉशिंगटन ने मतलब यूएस ने कभी कभार अथॉरिटेरियन रेजिम्स को भी यहाँ पर सपोर्ट किया ताकि उसके खुद के इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सके। इन दी केसेस ऑफ ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, चिले, यूरुग्वे, इन सभी कंट्रीज में जो अथॉरिटेरियन रूल था यूएस इनको भी सपोर्ट करता था, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज हैं ये यूएस के साउथ में पड़ती हैं, ठीक है। अब इन सभी कंट्रीज में अगर सोवियत यूनियन आ गया तो यूएस को अपना खतरा, तो इसीलिए जो यूएस है वो इनको भी सपोर्ट करता था जो कि अथॉरिटेरियन रेजिम्स को फॉलो करते थे। अब कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, यूएस की ये प्रैक्टिस खत्म हो गई कि अथॉरिटेरियन रेजिम को फॉलो करना, ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पॉलिटिक्स में यहाँ पर डोमिनेट करके रखना। कोल्ड वॉर के बाद ये सब खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म होते ही यूएस ने फिर दोबारा से लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब एक एग्जाम्पल होता है कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं किसी भी कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पर डेमोक्रेसी लाने के लिए। अब आता है फैक्टर्स हैम्परिंग डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पर हैम्पर करते हैं, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स है देयर में बी प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है, दैट वुड चैलेंज डेमोक्रेसी। अब किसी भी कंट्री में अगर लोग हैं, ठीक है, कोई कंट्री है कि उसमें लोग रहते हैं उनमें नेशनलिज्म है ही नहीं, ठीक है, नाम मात्र का नेशनलिज्म है, तो क्या वो कभी भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे? ठीक है, वो तो यही चाहेंगे कि कोई तानाशाह आ जाए भाई हम पे रूल कर ले। वो डेमोक्रेसी को कभी भी सपोर्ट नहीं करने के, क्योंकि इनमें कोई नेशनलिज्म है ही नहीं। सब स्टेट नेशनलिज्म की यहाँ पर कमी देखी जाती है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट ही वायलेंस की जाती है, ठीक है। अब नेगोशिएशंस और पीस भी यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग खुद ही चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कोई ऐसा तानाशाह दे दो जो हम पर रूल करे बढ़िया से। तो फर्स्ट ये होता है कि जो इन सभी फैक्टर्स की वजह से डेमोक्रेसी को यहाँ पर हैम्पर किया जाता है। सेकंड आता है डिमिनिश्ड सॉवरेनिटी। अब किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी यहाँ पर डिमिनिश हो गई हो, ठीक है, जैसे कि किसी भी कंट्री की कोई सॉवरेनिटी है, वहाँ पर कोई खुद से रूल नहीं बना रहा, दूसरी कंट्रीज उनके रूल बना रही हैं, किसी भी चीज़ में उनका कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी जो कंट्रीज होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं। फ्रेजाइल मतलब ये कभी भी किसी भी कब्जे में आ सकती हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री इन पर कब्जा करके कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा पार्ट है, हम इस पे रूल करते हैं। अब इन कंट्रीज का यही एक
मेन पॉइंट होता है या एक डिमिनिस्ड पॉइंट होता है जैसे हम कह सकते हैं, जिनकी वजह से जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर, या डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइबेरिया, रवांडा, सोमालिया, सियरा लियोन, ये सब कुछ ऐसी फ्रेजाइल स्टेट्स हैं जहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वो डिमिनिस्ड हो चुकी है। ठीक है। थर्ड आता है अथॉरिटेरियन लेगेसी। अब कोई कंट्री 100-200 सालों से अथॉरिटेरियन रूल के अंदर रह रही है, लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है, लोग खुश हैं। अब क्या यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि हमारे डेमोक्रेसी हो? ठीक है। अथॉरिटेरियन लेगेसी भी डेमोक्रेटाइजेशन के पीरियड में एक हिंड्रेंस पैदा करती है। ठीक है। जो पास्ट इन्होंने देखा है, ठीक है, जो भी अथॉरिटेरियन रूल के अंदर इन्होंने अपना जो भी लाइफ जी है, वो ये चाहते हैं कि अब हमारे ऊपर जो रूल करेगा वो एक अथॉरिटेरियन रूलर ही होगा, हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं। तो ये लोग भी डेमोक्रेसी को यहाँ पर मना करते हैं। इससे जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें एक हिंड्रेंस बनती है। ठीक है। डिस्पाइट डेमोक्रेटाइजेशन देयर इज अनडेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव एंड लो लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब इन कंट्रीज में होता क्या है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता ही नहीं, क्योंकि अथॉरिटेरियन रूल है, इलेक्शन के नाम पर कुछ नहीं होने का। ठीक है। पार्टिसिपेशन इनका लो लेवल पे रहेगा। अब ऐसे होगा क्या कि अथॉरिटेरियन रूल को एक क्या है, एक पॉइंट मिल जाएगा बताने के लिए कि ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि हम पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, तो डेमोक्रेसी हम लाएं क्यों? तो इसीलिए जो अथॉरिटेरियन लेगेसी है वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को हिंड्रेंस करने के लिए। तो ये सब खत्म होता है हमारा बीपीएससी 109 का यूनिट नंबर 12। थैंक यू सो मच।